आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले की वोटिंग का अमल आज मुकम्मल हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 55% वोटिंग दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के 9 अजला की 54 असम्बली सीटों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। 7वें और आखिरी मरहले में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र अजला में पोलिंग के दौरान बड़ी तादाद में लोगों में जोशो खरोश देखने को मिला। 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर ली गई। 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वोटरों ने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए जीत और हार फैसला कर दिया है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है। 10 मार्च को कामयाब होने वाली पार्टी की ईद होगी और आवाम का भरोसा न जीत पाने वाली पार्टी को दोबारा कोशिश करनी होगी। और इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आखिरी मरहले की वोटिंग की तफसीलात फराहम की और ईवीएम की सिक्योरिटी के हवाले से जानकारी देते हुए सभी का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि 23,614 पोलिंग मकामात बनाए गए थे और सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी एवं प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव में सभी 23,614 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी एवं मतदान के दौरान जहां कहीं भी शिकायतें प्राप्त हुई वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट को बदलने की कार्रवाई की गई। जनपदों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 0.48% बीयू, 0.55% सीयू एवं 1.13% वीवीपैट बदले गए। मतदान प्रारंभ होने के पश्चात शाम 5 बजे तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुल 0.30% बीयू, 0.26% सीयू एवं 1.16% वीवीपैट बदले गए। चुनाव पूरी तरीके शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराया गया एवं किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। मैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित 7वें चरण के मतदान हेतु प्रदेश के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में लगे सिविल कार्मिक, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय रिजर्व बलों के कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कानून व्यवस्था में लगे हुए पुलिस अधिकारी, सभी जनपदों में अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय विशेष प्रेक्षक, मीडिया के सभी सदस्य जिनके द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कवर किया गया एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया है उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जमहूरियत के जश्न में शामिल होकर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अवाम कोशिशें करते हैं। हर मजहब, हर तबके के अफराद अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी नुमाइंदा मुल्क व रियासत की बागडोर संभाले वो अवाम के फ़ायदे के लिए काम करे। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि यही लीडरान आवाम की तामीर के बजाय 5 साल सिर्फ अपनी तरक्की में जुट जाते हैं। कमर झुकी हुई, आंखों की बीनाई की कमी, कमज़ोर हाथों से ठेला खींचते एक बुजुर्ग शख्स को देखा जा सकता है। इस ठेले में चंद घरेलू खवातीन हैं। लोगों के जज्बे और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें यकीनन इनकी आंखों से मुतशर्रा होते हैं। इनकी कोशिशें किस हद तक सूदमंद होती हैं और आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचता है, इसका फैसला 10 तारीख के बाद कर सकते हैं। जीत और हार अवाम की कोशिशों का नतीजा है, लेकिन इस जीत और हार में जीत सिर्फ सियासी पार्टियों और लीडरों की होती है और हार अवाम का मुकद्दर बन जाती है। अवाम के मसाइल अवाम तक ही रह जाते हैं। इनकी परेशानियों को दूर करने और इनकी आंखों से आंसू पोंछने कोई नहीं आता। और 5 साल में जब एक बार अवाम के दरमियान लीडरान आते हैं तब तक अवाम के आंसू खुश्क हो जाते हैं।
आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के मसाइल का लोग सामना कर रहे हैं और सियासी लीडरों के दावों में सच्चाई कितनी है। आया है वो यह है कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, उनकी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। इस वक्त छित्तनपुरा में मौजूद हैं, तो आइए यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि किस अंदाज से उनके रुझानात हैं, क्या कुछ चाहते हैं वो। प्रॉब्लम ये है कि कारोबार हमारा एकदम खत्म हो गया। आज 5 साल से हम लोग जूझ रहे हैं कारोबार बिना। हम लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, काफ़ी बुनकर चले गए हैं बाहर, बाल बच्चे के ले करके घर में ताला बंद कर करके। बिजली का समस्या अलग है, महंगाई अलग है। मुफ्त का राशन देते हैं हमारे योगी जी, और उसका ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ा दिया, 1000 कर दिया। और ये 12 आना लेकर के चवन्नी हमको देते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। तो चाचा, आज बहुत अहम दिन है, जाहिर है आपने अपनी बात रखी है, बहुत खुशी की बात है कि आपको। लेकिन ये बताइए कि वो लोग जो हिजरत कर रहे हैं, तो उनका बुनियादी हिजरत का सबब क्या है? कारोबार नहीं है, भुखमरी का शिकार है। यहाँ कारोबार खत्म हो रहा है, बुनकर परेशान है रोजी के लिए। उनको जब रोजी मिलेगी तब उनके बाल बच्चे पलेंगे। रोजी नहीं है, लोगों की शिकायत है। आप क्या मानते हैं कि कारोबार की हालत क्या है? नहीं, कारोबार की हालत तो खस्ता है। खस्ता है। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे एजुकेशन के मामले में बनारस की हालत क्या है और क्या चाहते हैं आप? एजुकेशन के मामले में सर ये है कि अब यहाँ पे हम लोग का जैसे रिजल्ट घोषित किया है, तो वहाँ पे परीक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जैसे क्लास में लगते हैं तो एक टीचर लगते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं और परीक्षा अच्छे से ली नहीं जाती है। और लास्ट में ये होता है कि हम लोग पर ये इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि बच्चों ने परीक्षा अच्छे से नहीं दी थी और उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। फिर बाद में बच्चे प्रदर्शन करते हैं, बाहर आते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होती है और बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों के रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। चाचा, कारोबारी हालत क्या है? अरे भैया, बत्ती के बिल इतनी बढ़ा दिए हैं कि हम लोग का एक मशीन चलाने वाले के भूखा मरना पड़ता है। एक मशीन चलाने वाले के भूखा मरना पड़ता है। देखा आपने कि ये लोग वो हैं कि जो मानते हैं कि अगर इनके कारोबार अच्छे हो जाएं, इनको रोज़गार मिल जाए, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन इनको सरोकार हुकूमत से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल से है। इनकी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। इस वक्त भी हम हनुमान फाटक पर और नवाबपुरा में मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से ही बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कारोबार की हालत क्या है बनारस में। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा तो बस दो ही इसमें है, एक महंगाई है, एक बेरोजगारी है। और जनता तो परेशान बहुत है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। जनता परेशान है? ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अपने वोट की ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए आपकी? प्रॉब्लम तो ये बदलाव सबसे पहले ज़रूरी है, बदलाव सबसे ज़रूरी है। चाचा, लोग कह रहे हैं कारोबारी हालत बनारस की अच्छी नहीं है, आपका मानना क्या है? नहीं, बनारस की कारोबारी हालत तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जनता परेशान, महंगाई से परेशान है, कारोबार नहीं है, बच्चों की जो है तालीम नहीं है। बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही तालीम नहीं हो पा रही है। आज 2 साल से बच्चे आ रहे जा रहे, एडमिशन फीस दीजिए, ये फीस दीजिए, वो फीस दीजिए, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ बुनियादों पर वोट करने निकले हैं। लोगों का मानना है कि उनके मसाइल हल हों। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? यानी मुद्दा तो भाई वो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों ने शिकायत की कि तालीमी निज़ाम सही नहीं है। क्या फरमाना चाहते हैं हज़रत? बोलिए क्या? किन बुनियादों पर आज बनारस वोट कर रहा है? आप लोग किन बुनियादों पर वोट कर रहे हैं? कुछ लोगों ने शिकायत की कि वो रोज़गार से परेशान है, कुछ लोग को का मानना है कि वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आपकी बुनियादें क्या हैं? देखा जाए तो अभी तो कुछ नहीं है, ना शिक्षा है, ना कारोबार है, कुछ नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है हर चीज़ से, कारोबार भी नहीं है और तालीम भी नहीं है। और फिर उसके बाद हर आदमी का हाथ कटा हुआ है, किसी लाइन से कोई भी होगा तो इसके विकास जो आदमी जो अच्छा कैंडिडेट है, जो जीतने की सबसे ज़्यादा उसकी जो है कि आगे चलने की, उसी को वोट कर रहे हैं। जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चुनना चाहते जो हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो आपके शहर का विकास कर सके, तरक्की कर सके। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हुकूमत ने तो कहा है कि आपको राशन भी मिल रहा है और तरक्की भी हो रही है। वो राशन कब मिला है? 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर राशन मिल रहा है। और 5 किलो में कौन आदमी खा सकता है एक महीने? 5 किलो गेहूं और 1 किलो रिफाइंड तेल में कौन खा सकता है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सबका विकास हो। सबका विकास हो। चाचा, वो कह रहे हैं कि रोटी का यहाँ बहुत मसला है। रोजी रोटी का
बिल्कुल समस्या बहुत है और यहाँ से 60% लोग पलायन कर गए। पलायन कहाँ यहाँ कहाँ? ये सूरत, बेंगलोर, तमाम आदमी जा रहे हैं। पूरा पलायन करने की वजह वजह कारोबार है ही नहीं है। यहाँ आदमी बैठे हैं बुनकर का माल बिक नहीं रहा है, पैसा दे नहीं रहे हैं गिरफ्तार लोग, और उसमें कोठीदार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये नहीं कारोबार नहीं चल पा रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि आप भी यही मानते हैं या कुछ और नजरिया है आपका? एकदम कारोबार है ही नहीं है। लड़का 12 पास बैठा है, कहीं नौकरी नहीं है। अब क्या बोला जाए, कारोबार चाहिए। पहले कारोबार चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए, उसके बाद जिंदगी के दूसरी सहूलियात भी वो चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है उस वक्त 5 किलो चावल से और 1 किलो तेल, 1 किलो चना, 1 किलो तेल से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। इसको बंद करें और हम लोगों को कारोबार दें। हम लोग उनके रहमो करम पर जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। कारोबार से मतलब सवाल ये देखिए, बहुत बुनियादी बात कही है कि वो रहमो करम पे जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि 5 किलो राशन से उनका गुजर बसर नहीं होगी। उन्हें रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, जिससे उनके मसाइल हल हों, आने वाले नस्लों के मसाइल हल हों। तो क्या मसले हैं बनारस के कारोबार की, क्या हालत है? कारोबार तो अभी जो है डाउन चल रहे हैं सर। कारोबार एकदम खत्म है यहाँ का। अब बाकी सब सही चल रहा है। मेन कारोबार से बहुत ठीक नहीं है। हर आदमी परेशान है कारोबार से। हर आदमी परेशान है। अरे लॉकडाउन से अब तक परेशान है। तो लॉकडाउन के बाद से हालात बेहतर नहीं हुए? अभी नहीं। कारोबार की हालत बनारस के? कारोबार तो चलता रहता है सर, कभी अप कभी डाउन लगा रहता है। उससे क्या संबंध है? तो मतलब नहीं है। अरे चलिए, आपका अपनी बात है। तो लोगों का देखिए अपने अपने तौर पर मानना है। ये सब चलता रहता है और बहुत अहम मौका है ये। कारोबार कैसा है बनारस का? बनारस का कारोबार तो सर कई साल से बहुत गड़बड़ चल रहा है। ये सब उसी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। कारोबार ना रहे तो सुकून नहीं मिल रहा है क्या? सुकून नहीं है। जीरो भैया। अब की बार समाजवादी सरकार सब सही चल रहा है, वक्त ठीक चल रहा है। तो देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि कारोबार अच्छा नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है। आप भी बहुत जिम्मेदार शहरी हैं, आपका क्या मानना है कि बनारस के हालात क्या हैं? किस अंदाज से यहाँ के हालात बेहतर हो सकते हैं मोहतरम? बनारस के हालात तो बेहतर ही हैं और अभी तक जो सरकार चल रही है ठीक ही ठाक चल रही है, बेहतर है। ठीक ही ठाक चल रही है। ठीक भाई का मानना है कि ठीक ही ठाक चल रही है। आप क्या मानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है और काफ़ी मात्रा में घरों में वोट भी नहीं आया। जहाँ पे 10-12 है तो वहाँ पे 2-3 वोट आया है। यही सब परेशानी है। देखिए, लोगों का मानना यह है कि रोज़गार की प्रॉब्लम बहुत है लोगों को यहाँ पर। आपका क्या मानना है? ऐसे ही प्रॉब्लम है, रोज़गार की बहुत प्रॉब्लम है। नौकरियाँ लोगों को नहीं हैं। ये सब दिखा रही है। महंगाई बढ़ रही है बराबर, महंगाई पर गौर नहीं है। देखिए, लोगों का मानना यह है कि महंगाई बहुत है, नौकरियां नहीं हैं और लोग चाहते हैं कि उनके जमहूरी हक़ का इस्तेमाल हो और उनके वोट की बुनियाद पर कुछ तब्दीली चाहते हैं। वो तब्दीली ज़िंदगी की तब्दीली। हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत कोई भी पार्टी बनाए, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, वो तमाम बुनियादी सहूलियात चाहिए जिसकी सिर्फ बनारस को ही नहीं, वाराणसी को ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत को ज़रूरत है, पूरे मुल्क को ज़रूरत है। आपने देखा कि ये बनारस की जनता है, ये वाराणसी के लोग हैं जिन्हें ये एहसास है कि हुकूमत किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की भी हो, लेकिन उन्हें बेहतर निज़ाम चाहिए, कारोबार चाहिए और वो तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए जिनकी हर शहरी को ज़रूरत है। कैमरामैन अविनाश के साथ बनारस से तारिक कमर, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। यूपी इंतखाबात के वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है। वेस्ट यूपी की तमाम सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। यूपी में सभी सियासी पार्टियों की साख दाव पर लगी है। इस मर्तबा के इंतखाबात में कौन सी पार्टी आवाम का भरोसा जीतने में कामयाब होती है, ये तो देखना बाकी है। फिलहाल जीत के दावे कर रही सियासी पार्टियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि गन्ना से लेकर जिन्ना, गर्मी और सर्दी, कैराना से पलायन, मुजफ्फरनगर में हिंसा जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की रणनीति नतीजों पर कितना असर दिखाती है, सीधे तौर पर किसी रिजल्ट पर पहुंचना ठीक नहीं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इन मुद्दों का असर 10 मार्च को नतीजों पर जरूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।
और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सभी पार्टियों के जीत के दावों के दरमियान एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। एग्जिट पोल में सभी चैनलों, तंजीमों और सियासी माहिरीन ने अपने अलग अलग दावे पेश किए हैं। सबसे ज्यादा किसी रियासत पर इख्तिलाफ है तो वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ के लिए एग्जिट पोल में बीजेपी को जरूर अक्सरियत के साथ कामयाब होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सबके आंकड़े अलग अलग हैं। फिलहाल यूपी में एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 40% वोट, समाजवादी पार्टी को 35% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 8% वोट, कांग्रेस को 5% वोट और दीगर को 3% वोट हासिल हुए हैं। और एग्जिट पोल की चीख पुकार के बीच अखिलेश यादव ने अपनी जीत का दावा किया है और कहा कि इस मर्तबा अवाम ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है। जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोजगार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये 2 चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियां बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पर देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बातों को बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, जो समाजवादी सरकार में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी, डायल 100 में जो खामियां नज़र आईं, शिक्षा 3 साल की चौपट हो गई, फ़ौज में भर्ती नहीं हुई, और जिस तरीके से नौकरियों को जो परीक्षाएं हुई, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा रद्द होती गई, पेपर आउट हुए, सरकार जानबूझ करके रोज़गार नौकरी नहीं देना चाहती थी, और नौजवान जिस तरीके से अपमानित हुआ, समय समय पर यहाँ मांग लेकर के लखनऊ आए, वो अपमानित होकर के गया, उसके साथ व्यवहार खराब हो। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। उन्होंने जो जनता की मदद करनी चाहिए थी कोरोना में और लॉकडाउन में, वो भी जनता ने देखा कि किस तरह मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए और उनकी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में जिस बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, दवाई के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दिखाते हैं। और फिर डबल इंजन की सरकार जिन्होंने बोला हो, तो इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है।
मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सख्त मेहनत, सच्ची लगन, सब कुछ कर पाना मुमकिन होता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस के सीजन 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन होता है, और यही हमने इस हफ्ते के बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में देखा है। तो आप देखिए इसकी चंद झलकियां। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सोचिए अगर दो टेक्निकल जीनियस आपस में मिल जाएं तो क्या होगा? तो तहलका होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाल मचेगा। और ऐसा ही धमाल मचाने आ रही है दो बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी, मुंबई से 11 साल के आयुष शंकरन और जसित नारंग। कोडिंग से हमें बहुत प्यार है और हम कोडिंग के वजह से ही दोस्त हैं। हमारी लाइफ कोडिंग के आसपास रिवॉल्व करती है। जब एक्टिंग की बात आए तो ये भी जीनियस कहलाए। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। कमाल है यार, कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन क्रेडिल क्या थे? No, 10 साल। Unbelievable. Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. C है ना, CO2 emissions? मुझे नहीं लगता ये आंसर है। अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ये है। सही है? देखते हैं। 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई 30 किलोमीटर लंबी पार्क स्ट्रीट को सिर्फ 10 घंटे और 30 मिनट में पार कर गया। ये है तेनी तमिलनाडु से जय जसवंत। So what is your dream? You want to win an Olympic medal? Yes, sir. Do you know any Indian swimmer who's qualified for the Olympics? Sajan Prakash. Sajan Prakash is qualified for the Olympics? Yes, sir. You know who that is? Oh, he's Sajan Prakash. Hi. Hi, தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you.